Hello everyone, welcome to Torat. My name is Saima Sultan and we are discussing the strategy to clear CLAT PG 2023 in just 1 month. तो हम डिस्कस कर रहे हैं CLAT PG 2023 को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी विद अ स्टडी प्लान फॉर 1 मंथ. सो इस 1 मंथ में तौरत आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ विच आर अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर CLAT PG 2023. So we have named this as Raftar series, and इस series में we have completed contract law and now the next subject is CRPC. So इसी continuance में हम लोग सारे subjects की live classes conduct करेंगे until the exam date. So if you are interested to gather conceptual clarity on these subjects, please stay tuned with us. So before moving ahead, let me tell you how we can help you. तौरेत आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है वो यहाँ मेंशन्ड है. पहली चीज लाइव क्लासेस. तो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं ऑन यूट्यूब एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आपको उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है जो क्लैट पीजी के सिलेबस में गिवन है, अप्रॉक्सीमेटली 13 सब्जेक्ट्स, तो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी डाउट के केस में आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू. लाइव क्लासेस के अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट या नोट्स का एक्सेस चाहिए ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, या दीज मॉक टेस्ट आर ऑन लेटेस्ट पैटर्न, मतलब ये है कि जो मॉक टेस्ट हैं आपके वो पैसेज बेस्ड असाइनमेंट्स होंगे ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड मोस्टली रिलेटेड टू 2022 जजमेंट्स प्राइमरली. ओके, सो ये मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो सकते हैं एंड अलोंग विद दैट नोट्स ऑन दीज सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ. सो अगर आपको इन दोनों स्टडी मटेरियल्स का एक्सेस चाहिए, सो अगेन यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन राइट टू अस ओवर यूट्यूब through the comment section. Okay, so now we can come to our subject of discussion. So आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ. सो जो क्लैट पीजी 2023 का सिलेबस है उसमें जो वर्ड मेंशन किया गया है दैट इज क्रिमिनल लॉ. दैट मीन्स इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द मेजर क्रिमिनल लॉ. सिर्फ आईपीसी या सीआरपीसी से कन्फाइंड नहीं होगा आपका सिलेबस, आपको एविडेंस लॉ भी पढ़ना होगा and maybe some important judgments from POCSO, maybe JJ Act, or it can be some other statute अगर उसका कोई बहुत important latest development है उस केस में. ओके, बट जनरली अगर आप ये 3 सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्टेन करते हैं जो आपको एलएलबी में भी पढ़ाए जाते हैं, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट. इन सब्जेक्ट्स के टेक्सचुअल पार्ट के अलावा जो रिमेनिंग मेजर क्रिमिनल लॉज हैं उनकी अगर आप सिर्फ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी कवर करते हैं, सो दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी सफिशिएंट. ओके, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस इन मेजर सब्जेक्ट से ही आते हैं एंड दूसरे एरिया से अगर पूछे जाएंगे तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, क्योंकि क्लैट पीजी 2023 का पैटर्न जस्ट लाइक प्रीवियस 3 years इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एज पर द सिलेबस. ठीक है, तो हमारा मेन एम्फेसिस लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर होना चाहिए, पर इसके साथ ही साथ जो मेजर टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किसी भी लॉ सब्जेक्ट की, उनको रिवाइज करना कंपलसरी है बिकॉज सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड जो आपसे एक्सपेक्टेड है एज अ लॉ ग्रेजुएट कि आपको पता होने चाहिए. ओके, सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम सीआरपीसी. ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग इज सेक्शन नंबर 2. सो सीआरपीसी में सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द डेफिनेशन क्लॉज एंड मोस्टली इन ऑल द सब्जेक्ट सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन क्लॉज. तो यहाँ पर भी सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देर आर सेवरल डेफिनेशंस गिवन. आउट ऑफ दोज फ्यू आर मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इनफैक्ट आई विल टेल यू ऑल्सो कि कौन सी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको डेफिनेटली पढ़ना है. सो इफ यू आर विलिंग टू अटेंड दीज क्लासेस यू मे नोट डाउन. अगर आपको इन क्लासेस को अटेंड करने में इंटरेस्ट है, यू आर एक्चुअली गोइंग टू राइट दिस एग्जाम, देन यू कैन नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो पहला प्रोविजन है रिगार्डिंग बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है.
वाई? बिकॉज यू हैव अ फुल चैप्टर रिलेटेड टू बेल। ठीक है, तो जो बेल का चैप्टर है उसके साथ आपको सेक्शन 2A को रीड करना है। ठीक है, सो इस डेफिनेशन को आप लीव आउट नहीं कर सकते इन एनी सिचुएशन। अगर आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अल्टीमेटली you can be asked question related to section 2A as well. ठीक है, after that you have the definition of charge. So again charge की definition भी बहुत important है because charge के लिए भी आपके पास एक separate chapter है, so many provisions are there. ठीक है, तो charge की definition भी बहुत important है. Then you have cognizable offense and related to it you have non cognizable offense. ठीक है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दिस पार्ट इज देयर, बिकॉज यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना जरूरी है, एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल। ओके, सो हम इसको अभी डिस्कस भी करेंगे आफ्टर सम टाइम। सो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट कंप्लेंट के डेफिनेशन आप डेफिनेटली रीड कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंप्लेंट के बाद आप आइए सेक्शन 2G पर, इंक्वायरी। ओके, सेक्शन 2G इंक्वायरी, एंड ये आपको पढ़ना है सेक्शन 2H के साथ में, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अगेन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, आपको पढ़ना है विद द डिफरेंस between them you have to look at that point as well. Then after this I would say section 2N offense की definition, ये भी important है। देन आई कैन से द डेफिनेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड भी आपके पास डिटेल्ड प्रोविजंस हैं विच आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट की आपको डेफिनेशन पता होनी जरूरी है, बिकॉज अगर आपको नहीं पता होगी तो आप प्रोविजन को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज आर। उसके बाद आप आइए डेफिनेशन फॉर समन्स केस एंड वारंट केस। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू एंड 2 क्लॉज एक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। ओके, सो अभी तक ये जितना भी डेफिनेशंस का नेम आई हैव टोल्ड यू, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड क्लैट का पैटर्न यू ऑलरेडी नो इज मोस्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो इन प्रोविजन से रिलेटेड या किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड जहां भी आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखते हैं, those areas become automatically very important. Okay, so CLAT का ये यूनिक पैटर्न है, इसको आपको माइंड में रख के चलना है। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन। सेक्शन 2H से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये एक डिफिकल्ट प्रोविजन है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर सेक्शन 154 में दिया हुआ है कि कब FIR लॉज होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन यूजुअली FIR से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो उसी के लिए आप उसको समझ पाए प्रॉपरली कि एक कोई भी ऑफेंस होता है उसके अगेंस्ट आपको FIR अगर लॉन्च करनी है तो आपको इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट? सो दिस इज वेरी क्रूशियल डेफिनेशन। So let us see what does section 2H say. Section 2H says investigation includes, अब यहाँ पे आपको वर्ड बाय वर्ड समझना है क्योंकि ये सिर्फ एक पैराग्राफ की डेफिनेशंस होती हैं, राइट? तो एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं। ठीक है, तो इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करता है ये सारी चीजें जो प्रोवाइडेड हैं, बट सिर्फ यहाँ पर लिमिट नहीं होता। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ चीजें इस इन्वेस्टिगेशन के एम्बिट में आ सकती हैं। तो इसका जो एम्बिट है वो बहुत वाइड है, वाइड एम्बिट है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, इंक्लूड्स वर्ड से हमें ये पता चलता है। अब उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, ऑल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, पर उसके बाद क्या है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब जो पर्पस है हमारा प्रोसीडिंग्स का, कोई भी प्रोसीडिंग जो हो रही है उसका पर्पस है एविडेंस कलेक्ट करना। ठीक है, सो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है उसमें जब भी एविडेंस का कलेक्शन हो रहा होता है बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड्स, पुलिस ऑफिसर कर सकता है या कोई और पर्सन, अदर पर्सन।
अब अदर पर्सन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए फॉरेंसिक टीम है, ठीक है, वो आपके सैंपल्स कलेक्ट कर रही है फॉरेंसिक टीम, या कोई और एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर, अदर देन मैजिस्ट्रेट। बट मैजिस्ट्रेट को इन्होंने क्लियरली एक्सक्लूड किया है कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो ये जो अदर पर्सन के बारे में बात हो रही है, ये कौन है? हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो फर्स्ट हमारे पास है कि कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर। तो जनरली ये पुलिस ऑफिसर का काम है कि वो स्पॉट पर जाए और ये पता करे कि क्या इंसिडेंट अकर हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस पॉसिबल है उन सभी को वो कलेक्ट करे। तो मेजर एंड प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? पुलिस ऑफिसर की। बट अगर कोर्ट, यहाँ पर मेंशन किया है मैजिस्ट्रेट, यानी कि मैजिस्ट्रेट का कोर्ट अगर ये ऑर्डर करता है कि कोई और पर्सन भी, जनरली एक्सपर्ट होता है वो इन अ पर्टिकुलर फील्ड, उसको वो कहते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, सो इवन दे कैन डू, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। बट किस पर्पस से? एविडेंस का कलेक्शन। वो ये डिसाइड नहीं कर रहे कि कौन सही है कौन गलत है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो सिर्फ एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है क्राइम सीन पर। ओके, दिस इज द ओनली पर्पस। देन इससे रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सब आपकी क्या कहलाएंगी? इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर आई मेंशन फ्यू एग्जांपल्स कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं प्रैक्टिकली related to investigation. So first is where a police officer on receiving the FIR and registering the case visits the crime scene. ठीक है, तो यूजुअल कोर्स क्या होता है कि जब भी किसी एक्यूज्ड के साथ में, सॉरी विक्टिम के साथ, ये हमारा कौन है? विक्टिम। विक्टिम के साथ कोई ऑफेंस होता है या किसी किसी सिचुएशन में इवन एक्यूज्ड आल्सो गोज टू द कोर्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टीज फॉल्ट पर हैं, एक ने दूसरे को नुकसान पहुंचाया, दूसरे ने पहले को। तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है, दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर की नॉलेज में आ जाता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर एक नॉर्मल कोर्स में क्या करता है? वो क्राइम सीन पर जाता है एंड क्राइम सीन पर जा करके वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है। वहां वही चीज लिखी है कि विजिट्स द क्राइम सीन, ठीक है। ये स्टेप भी किस में आती है? इन्वेस्टिगेशन में, विजिटिंग द क्राइम सीन। उसके बाद में वो एक्यूज के बारे में पूछताछ करता है। यहाँ जो इंक्वायरीज वर्ड है ये जनरल सेंस में लिखा गया है, जो सीआरपीसी में इंक्वायरी टर्म है, ठीक है, उससे यहाँ इसका रिलेशन नहीं है, दिस इज डिफरेंट, ये जनरल टर्म में यूज किया गया है। वो एक्यूज के बारे में पूछताछ करता है, जो विटनेसेस होते हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के। उसके बाद अगर मान लीजिए उसको एक्यूज पर्सन मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। सो वारंट चाहिए या नहीं चाहिए उसके बेसिस पर वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, उस पर्सन को डिटेन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, विटनेसेस को अपने पास एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है, रेड या सर्च कंडक्ट कर सकता है, या जब कोई एक्यूज पर्सन अरेस्ट हो जाता है उसके अरेस्ट होने के बाद में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना होता है। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। So you can in fact take a screenshot for this particular slide. आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कुछ सिचुएशंस के जिसमें आप कहेंगे कि ये अभी जो स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। ओके, इसके बाद हम डिफरेंट अदर स्टेजेस भी पढ़ेंगे, लाइक इंक्वायरी एंड ट्रायल, उसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो आप ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिए। पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर गया, उससे रिलेटेड उसने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए, एविडेंस कलेक्शन किया, उसने अरेस्ट किया, डिटेन किया एक्यूज्ड को, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किया, ये सारा जो प्रोसेस है हमारा ये, एंड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है? हमारा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो ये है आपका सेक्शन नंबर 2H। पर यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि मैजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ये काम पुलिस ऑफिसर का है, एग्जीक्यूटिव का है ये काम।
या फिर कोई और पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 2G। जब आप इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी के साथ पढ़ेंगे तब आपको इसका मीनिंग ज्यादा क्लियर होगा कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ओके, सेक्शन 2G टॉक्स अबाउट इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रायल को एक्सक्लूड कर दिया है पहले से ही कि ट्रायल जो है वो इंक्वायरी नहीं होती। कंडक्टेड अंडर दिस कोर्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, यहाँ पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है, ना ही अदर पर्सन है, ये दोनों लोग नहीं है। दैट मीन्स इंक्वायरी अलग पर्सन्स कंडक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अलग पर्सन्स कंडक्ट कर रहे हैं, दोनों कंडक्ट करने वाली टीम अलग है। ओके, अब यहाँ देखिए आप दो टर्म्स यूज किए गए हैं, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इसका क्या मतलब है? मैजिस्ट्रेट तो आपको पता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या सीजेएम, ये आ सकते हैं आपके मैजिस्ट्रेट्स की कैटेगरी में, राइट। कोर्ट में जो रिमेनिंग कोर्ट्स हैं वो आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑफ सेशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अल्टीमेटली पर्पस ये है कि जुडिशरी कंडक्ट करेगी इंक्वायरी, जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट करेंगे, नॉट पुलिस ऑफिसर्स। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट कर रहा था? एग्जीक्यूटिव। और हमारा इंक्वायरी कौन कंडक्ट कर रहा है? जुडिशरी। सो एक यहां से भी आपको एक प्राइमरी डिफरेंस पता चलता है, राइट। अब हम इसके आगे देखते हैं कि दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि दोनों चीजें अलग अलग लोग कंडक्ट कर रहे हैं। अब इनके पर्पस भी अलग होते हैं। ओके, वहां था पर्पस इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इंक्वायरी का पर्पस अलग होता है। सो आइए देखते हैं। जो हमारी स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, किसी भी एक केस में। इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग स्टेज होती है। इन्वेस्टिगेशन से पहले आपका एफआईआर आ सकता है या किसी भी और फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जो जाती है पुलिस के पास में रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड स्टेज आती है इंक्वायरी की, उसके बाद आती है ट्रायल की स्टेज एंड देन जजमेंट। ठीक है, अब ये जो स्टेज है इंक्वायरी की, ये हो सकता है अराइज हो, मे बी और मे नॉट बी। सेम फॉर ट्रायल। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा जब पुलिस ऑफिसर एविडेंसेस कलेक्ट करता है। तो ये कहाँ तक करता है एविडेंसेस कलेक्ट? जहां तक वो अपनी पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो जितने भी एविडेंसेस पुलिस ऑफिसर कलेक्ट करेगा उसके बाद वो क्या करता है, उसकी एक पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और इस रिपोर्ट को वो सबमिट करता है इन द कोर्ट। ठीक है, सो टिल द टाइम ही सबमिट्स, टिल ही सबमिट्स दैट पुलिस रिपोर्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। ठीक है, सो ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कब तक होगी? जब तक हमारा पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं होती। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ इंक्वायरी के बारे में क्या दिया है। The moment the magistrate or court starts applying judicial mind, it is called inquiry। यहाँ तक जो हमारा काम था वो पुलिस ऑफिसर का था, जब पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है और उसको सबमिट करना है। जैसे ही उसने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, हिज जॉब इज डन। अब किसका रोल आएगा? जुडिशियल ऑफिसर का। ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर क्या करेगा? अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या उस केस में कॉग्निजेंस लेनी है या नहीं लेनी, यस और नो। कॉग्निजेंस को आप जनरल लैंग्वेज में सोच सकते हैं कि ये जो जज हैं ये इस पर एक्शन लेंगे या नहीं, केस प्रोसीड होगा या नहीं होगा। जो हमारी पुलिस रिपोर्ट है क्या उसमें सफिशिएंट एविडेंसेस हैं टू कैरी फॉरवर्ड द केस और नॉट। ठीक है, सो जैसे ही जुडिशियल माइंड अप्लाई होगा वो स्टेज होती है इंक्वायरी की। ठीक है, अब इंक्वायरी में क्या दिया है कि ट्रायल एक्सक्लूडेड है, यानी कि ट्रायल इसके बाद में आता है। ठीक है,
तो इंक्वायरी क्या होता है, उससे एक स्टेज पहले का प्रोसीजर है। इज द पाथ टूवर्ड्स द ट्रुथ विच मीन्स इट प्रिसीड्स ट्रायल, ट्रायल से पहले आता है। इट स्टॉप्स व्हेन ट्रायल बिगिंस, इट्स कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट फॉर ascertaining or verifying the facts with a view to take action under the code। ठीक है, क्या इस केस में एक्शन लेना है या नहीं लेना उस पर डिपेंड करेगा। सो हियर आई हैव रिटन कि इंक्वायरी मे और मे नॉट बी। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए जुडिशियल ऑफिसर डिसाइड्स नॉट टू प्रोसीड, ठीक है, जो एविडेंसेस पुलिस रिपोर्ट में दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उससे ये नहीं क्लियर हो रहा, इनफैक्ट नॉट क्लियर बट प्राइमा फेसी भी वो सफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर उन एविडेंसेस को कोर्ट देखता है तो कोर्ट को नहीं लगता कि जो केस कहा गया है वो केस बनता है इस केस में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट में डिसाइड नॉट टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, नॉट टू टेक कॉग्निजेंस। तो उस केस में क्या होगा, आगे की स्टेप होगी ही नहीं हमारी। सो ये जो स्टेजेस हैं ये नहीं होंगी, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर खत्म हो जाएगा केस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से आगे प्रोसीड नहीं होगा। ओके, इंक्वायरी में क्या है, कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उसको प्रोसीड करना है या नहीं करना, ठीक है, इट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द ट्रायल, ट्रायल से जस्ट एक स्टेप पहले की स्टेज है ये, ठीक है। सो यहाँ इट इज मेंशन फ्रॉम कॉग्निजेंस टिल चार्ज फ्रेमिंग इट्स इंक्वायरी, बट अगर कॉग्निजेंस लिया ही नहीं गया तो इंक्वायरी की स्टेज अराइज नहीं होगी। अगर कॉग्निजेंस लिया जाता है इन अ पर्टिकुलर केस देन इंक्वायरी हैपेंस, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने तो इंक्वायरी की स्टेज अराइज हो गई, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस टेकन, उसके बाद में डिफरेंट स्टेजेस हैं कॉग्निजेंस के बाद, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको, सेक्शन 200 है एंड ऑल दोस प्रोविजंस। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर ऑल दैट इज डन देन कम्स द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। बट इस स्टेज से पहले भी अगर कोर्ट को पता चलता है दैट द केस इज नॉट मेड आउट सो पर्सन कैन बी डिस्चार्ज, उसके अगेंस्ट कोई चार्ज फ्रेम नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रायल होगा ही नहीं अगर इसी स्टेज से पहले हमारा केस खत्म हो जाता है, ठीक है, फॉर लैक ऑफ एविडेंसेस या केस इज नॉट मेड आउट फॉर दोज रीजंस, ठीक है, तो ट्रायल भी अराइज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। बेसिकली आप ये समझिए कि देर आर थ्री स्टेजेस एंड when does a particular stage start and ends, that I'll tell you in a while through the picture। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की स्टेज स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती है, टिल कॉग्निजेंस, इनफैक्ट आई शुड राइट टिल पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, टिल पुलिस रिपोर्ट, जहां तक पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है यहां तक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है। उसके बाद सेकंड होती है हमारी इंक्वायरी, जो स्टार्ट होती है कॉग्निजेंस से टिल चार्ज फ्रेमिंग। आफ्टर दिस वी हैव ट्रायल, सो चार्ज फ्रेमिंग से लेकर के जजमेंट तक, टिल जजमेंट इट इज ट्रायल, ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, ओके, इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वही चीज आपको सेक्शन 2H एंड 2G में दी हुई है। एवरी इंक्वायरी, सेक्शन 2G सेज इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, का मतलब ट्रायल से पहले जो भी इंक्वायरी हो रही है कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। सो ये चीज कौन करता है, कोर्ट करता है। ये वाला पार्ट कौन करता है, ये भी कोर्ट करता है, एंड दिस पार्ट इज डन बाय पुलिस ऑफिसर और पर्सन ऑथराइज्ड, ठीक है। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स ऑफिसर, ठीक है, कोई स्पेशल लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, नॉट द पुलिस ऑफिसर जनरल वन, वो अलग ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ऑफिशियल्स, ठीक है, इस वजह से इन्होंने दिया है पर्सन ऑथराइज्ड, उसको भी इंक्लूड किया है यहाँ पर। ओके, सो ये था आपका डिफरेंट स्टेजेस। इससे हमें इन तीनों स्टेजेस में डिफरेंस पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल।
एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, ट्रायल को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट ट्रायल का मतलब ये है कि जैसे ही किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो जाता है फॉर्मली, मतलब उसके अगेंस्ट क्या क्या एलिगेशंस हैं ऑफेंसेस के लिए वो सेट आउट हो जाती हैं, और ये डिस्कशन कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है कि क्या उसने क्राइम किया है या नहीं किया। टिल द टाइम इट इज डिसाइडेड, फाइनल डिसीजन तक, उस स्टेज को हम कहते हैं दैट इट इज अ ट्रायल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, सेक्शन नंबर 2C। सो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? If it's not clear, you can write in the comment section. Okay. अब जो अगली important definition है आपके लिए, that is section number 2C, cognizable offense, और 2L में दी है आपको non cognizable offense की definition। तो 2C क्या कहता है? Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer in accordance with first schedule, तो यहाँ रेफरेंस दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल का, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस, या आप कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली इसके ग्रेव होते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है किसी ऑफेंस के अगेंस्ट के दैट इज कॉग्निसेबल, उसमें एक लिस्ट प्रोवाइडेड है और वहां लिखा है कौन सा ऑफेंस कॉग्निसेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निसेबल है। अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करता है ऑफेंस, तो वारंट की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है। ओके, इसी का दूसरा पार्ट है नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस, जस्ट द अपोजिट। नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस क्या होता है? जहां पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, पहले वो वारंट ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द कोर्ट, तभी वो अरेस्ट कर सकता है। तो ये लेस सीरियस क्राइम्स हैं हमारे। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं उसमें पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, एक वारंट लेना पड़ता है ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 2L में क्या गिवन है, लेट्स सी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच ए नॉन कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, कि विद वारंट ही कर सकता है वो, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये तो है आपका बेसिक डिफरेंस। ठीक है, और ये रेफरेंस हमें लेना है फर्स्ट शेड्यूल से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ऑफेंस को ये नहीं बोल सकते कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसके लिए आपको टेबल रेफर करनी पड़ेगी इन द फर्स्ट शेड्यूल, देन ओनली यू कैन टेल। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर्स को भी ये चीज पता होती है कि मतलब उन्हें टेबल बताई जाती है कि उन्हें टाइम एंड अगेन उस टेबल को रेफर करना है, उससे क्रॉस चेक करके ही उन्हें एक एक्शन लेना है कि वो वारंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, अब इसके अलावा देर आर डिफरेंट अदर प्रोविजंस ऑल्सो, जहां पर आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 155 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 154 से हमारा इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, बट सेक्शन 154 इज डिटेल्ड इन इटसेल्फ। 154 में आपका एफआईआर का प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत इलेबोरेट है, इसमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकते हैं जिन पर कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं। सो इसको हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए आज हम अपना डिस्कशन 155 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट डज सेक्शन 155 प्रोवाइड। Section 155 says, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the local limits of such station of a non-cognizable offense। पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की, यानी कि उसके लिए अब वारंट लेना कंपलसरी हो जाता है अरेस्ट करने से पहले, ये वो वाली सिचुएशन है। So he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in the form as prescribed by the state government। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को वो नोट डाउन करेगा,
जस्ट लाइक एफआईआर, एफआईआर के केस में आप ये ध्यान रखिए, एफआईआर होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का, ठीक है। और ये जो है हमारा सेक्शन 155, ये है 154, 155 है नॉन कॉग्निजेबल का। बट नॉन कॉग्निजेबल से रिलेटेड भी जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसको भी नोट डाउन करना होता है पुलिस ऑफिसर्स को। उसके लिए एक अलग डायरी मेंटेन होती है इन द पुलिस स्टेशन, ओके। उसके बाद वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेगा एंड रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट, इन्फॉर्मेंट को वो मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। ये एक डिफरेंट स्टेप है, ठीक है। सेंड इन्फॉर्मेंट टू मैजिस्ट्रेट ये भी करेगा, लिखने के बाद वो साथ साथ उसे भी भेजेगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझिए कि आप देख सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 2L ये कहता है कि बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का इंटरफेरेंस आपको लेना पड़ेगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा जैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की जो पावर्स हैं वो लिमिट की हुई हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का रोल भी साइमल्टेनियसली क्रिएट किया गया है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट्स रोल इज ऑल्सो देयर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक तरह का डिफरेंस है बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर, ओके। उसके बाद क्लॉज 2 क्या कहता है, क्लॉज 2 सेज नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit case for trial. So यहाँ पर मेंशन्ड है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक कोर्ट का या मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। और यहाँ हमने देखा था अरेस्ट के लिए क्या चाहिए, वारंट फ्रॉम कोर्ट, ठीक है। अगेन अगेन यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का या कोर्ट का इंटरफेरेंस है, ठीक है। अपने आप वो नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देन क्लॉज 3 इट सेज एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर, जिससे पुलिस ऑफिसर को कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे देता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसके बाद क्या होगा, he may exercise the same powers with respect to investigation as an officer may exercise in cognizable case। यानी cognizable case में जो पुलिस ऑफिसर की पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग पावर, जो भी पावर है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो सेम पावर इस पुलिस ऑफिसर को भी मिलेंगी जो नॉन कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दैट मीन्स सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में पहले जाके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट से। एक बार आपको परमिशन मिल गई उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उसी तरह से जैसे कि एक कॉग्निजेबल केस में कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। तो पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, पर पहले आपको ऑर्डर लाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट से, तब आप कर सकते हैं। ये एक कंडीशन है, बट यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सो ये एक क्लैरिफिकेशन दिया है जिससे कि ये 2L के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे, कि उसको ये पावर तब भी नहीं आएगी कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अरेस्ट करने के लिए वारंट तो कंपलसरी है, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 4 पर। क्लॉज 4 says where a case relates to two or more offenses of which at least one is cognizable, ठीक है। अब आप मान लीजिए 4 offenses हैं जिनका चार्ज लगा है अगेंस्ट ए ने 4 ऑफेंसेस कमिट किए हैं। अब उसमें से कुछ ऑफेंसेस जो है हमारे, मान लीजिए एक जो है वो कॉग्निजेबल है और 3 ऑफेंसेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। 3 ऑफेंसेस जो है वो थोड़े लेस सीरियस हैं, ये ज्यादा सीरियस ऑफेंस है। तब क्या होगा, एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं और उसमें दोनों नेचर के हैं, कुछ कॉग्निजेबल है कुछ नॉन कॉग्निजेबल है। तो इस पूरे केस में अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या वो पहले वारंट लेके आए, क्या वो ऑर्डर लेके आए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फिर पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए अलग एक्शंस होंगे, पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए अलग एक्शन होंगे।
तो उसकी क्लैरिटी के लिए दिया गया है कि वेयर अ केस रिलेट्स टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल द केस शैल बी डीम टू बी अ कॉग्निजेबल। अगर एक भी कॉग्निजेबल आ गया तो पूरा का पूरा केस कॉग्निजेबल बन जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग दैट अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। यानी कि अगर एक भी उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो आपके अगेंस्ट केस फ्रेम हुआ है, तो सारी पावर्स जो कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं वो सारी पावर्स अप्लाई होंगी। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई क्योंकि कोई कोई ऑफेंस जब नॉन कॉग्निजेबल है तो रेस्ट्रिक्टिव पावर्स लगेंगी। नो, होल केस विल बी कॉल्ड एज कॉग्निजेबल केस। ठीक है, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए क्लॉज 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। Here I have written if the police officer does investigation without power. So ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट सिनेरियो है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमने ये पढ़ा सेक्शन 155 में दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये तो हमने रूल पढ़ा कि वो बिना ऑर्डर के नहीं कर सकता, बट अगर वो कर लेता है तो क्या होगा उस सिचुएशन में। इफ ही डज देन व्हाट विल हैपन। तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, बिना पावर के इन्वेस्टिगेशन करता है इन नॉन कॉग्निजेबल केस। तो दो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। जो ऑब्जेक्शन रेस होगा ये कोर्ट के सामने, ये दो स्टेजेस पे हो सकता है। एक तो हो सकता है कि अर्ली स्टेज पर जब ये हुआ है, ये मिस्टेक हुई है, उससे थोड़े टाइम बाद ही ऑब्जेक्शन रेस हो गया। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और अब पुलिस रिपोर्ट फाइल होने वाली है या हो चुकी और बहुत बाद की स्टेज चल रही है, हमारी लेटर स्टेज चल रही है, सारा काम इन्वेस्टिगेशन को ऑलरेडी हो गया, तब क्या होगा। सो ये दो डिफरेंट सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए अर्ली स्टेज पर ऑब्जेक्शन रेज होता है कि ये मिस्टेक हुई है पुलिस ऑफिसर से, उसके पास पावर नहीं थी नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट करने की, फिर भी उसने किया विदाउट पावर, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में ऑर्डर पुलिस ऑफिसर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, ठीक है, तो वो इसको पॉज करने के लिए बोल सकता है कोर्ट, रोकने के लिए। फिर क्या होगा, पॉज करने के बाद ये जो पुलिस ऑफिसर है ये पहले ऑर्डर ऑब्टेन करेगा, जब इसे ऑर्डर मिल जाएगा तभी वो दोबारा से ये इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, रिफ्यूज कॉग्निजेंस। अगर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट सबमिट भी हो गई, अब कोर्ट को डिसाइड करना है, कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पुलिस रिपोर्ट। तो कोर्ट ये कह सकता है कि भाई ये प्रॉपर कंपीटेंट ऑफिसर ने नहीं बनाई है रिपोर्ट, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस रिपोर्ट। ठीक है, वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकता है कोर्ट। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर हाई कोर्ट के पास मैटर जाता है ये ऑब्जेक्शन, तो हाई कोर्ट उन प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकता है। क्वैश का मतलब सेट असाइड, खारिज कर सकता है कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगी, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर कोर्स में, जो तरीका गिवन है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है हमारी अगर अर्ली स्टेज पर ऑब्जेक्शन रेज होता है। अब इसी में आप ये मान लीजिए कि बहुत लेटर स्टेज पर ऑब्जेक्शन रेज होता है। ओके, लेटर स्टेज का मतलब कि सारा काम हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, मान लीजिए कोर्ट ने एक्शन भी ले लिया उसके अगेंस्ट, पूरा ट्रायल भी हो गया और अब बस जजमेंट का पॉइंट चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे इयर्स उसमें इन्वेस्ट हो गए, बहुत कुछ हो चुका, केस बहुत लेटर स्टेज पे पहुंच गया है। तब क्या होगा, तब कोर्ट डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन को सेट असाइड नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि वेदर देयर हैज बीन फेलियर ऑफ जस्टिस, कि क्या उस ऑर्डर की कमी से, फॉर लैक ऑफ ऑर्डर, लैक ऑफ मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, क्या इस पर्टिकुलर केस में इनजस्टिस हुआ है दोनों में से किसी भी पार्टीज के साथ, इनजस्टिस टू
एनी पार्टी, ठीक है। इस चीज को कोर्ट कंसिडर करेगा और इसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कंटिन्यू करना है उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जजमेंट को, या फिर उसको सेट असाइड करना है। तो इसके बेसिस पर कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकता है, वेदर टू कंटिन्यू और स्टॉप, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है अगर कोई पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करता है विदाउट द ऑर्डर, ठीक है। जनरली तो उसको ऑर्डर लेना मस्ट है, ठीक है। सो एक ही सिचुएशन में आपको ये प्रोवाइड किया गया है कि एंड दिस इज फ्रॉम द जजमेंट्स, ये जजमेंट्स की इंटरप्रिटेशन है क्योंकि ये लॉ में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन। सो ये जजमेंट्स की इंटरप्रिटेशन है फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट बना रहे उसके लिए ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर बहुत लेटर स्टेज पर केस पहुंच चुका है तो फिर हम फेलियर ऑफ जस्टिस के थ्रू इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे और तब चेक करेंगे कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन सेट असाइड होनी चाहिए या नहीं, ओके। नाउ वी कैन कम टू सेक्शन नंबर 156। अब सेक्शन 156 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका रेफरेंस हम दोबारा लेंगे व्हेन वी विल रीड सेक्शन 173, ओके। दिस ऑल्सो इज अ वेरी डिटेल प्रोविजन, so इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आप 156 देखिए। 156 क्या कहता है? एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। तो यहाँ हम कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड है कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, बिना उसके पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। Which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such jurisdiction would have power to inquire। कौन से केस को वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है? जो उस एरिया के मैजिस्ट्रेट के पास में पावर है इंक्वायरी और ट्रायल करने की, ठीक है। तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सेम है। किससे सेम है? कोर्ट से, लोकल कोर्ट से, विच हैज पावर टू इंक्वायर और ट्राई। अब सेकंड क्लॉज क्या कहता है? नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज नॉट empowered, that the officer was not empowered under this section to investigate। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि कोई भी प्रोसीडिंग पुलिस ऑफिसर की सिर्फ इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं होगी, जो केस था इट वाज विथ सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड, यानी कि वो ऑफिसर के पास में पावर नहीं थी इन्वेस्टिगेट करने की। सिर्फ इस ग्राउंड पर ये केस या प्रोसीडिंग क्वेश्चन में नहीं आएगी, ओके। अब थर्ड क्लॉज क्या कहता है? एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है सेक्शन नंबर 156 में, ये कोई भी मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है एज पर सेक्शन 190। सो 190 में आपके 3 सिचुएशंस प्रोवाइडेड हैं और कुछ मैजिस्ट्रेट्स की कैटेगरी भी आपको प्रोवाइडेड है कि कौन से मैजिस्ट्रेट एक्शन ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट ऑन सेक्शन नंबर 190। सेक्शन 190 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो मैजिस्ट्रेट कौन सा? फर्स्ट क्लास। एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेसिफिकली एम्पावर्ड। सेकंड क्लास को क्या होना चाहिए? उसको स्पेसिफिकली ये पावर मिलनी चाहिए कॉग्निजेंस लेने की। फर्स्ट क्लास का ऑटोमेटिकली ले सकता है, सेकंड क्लास वाले को स्पेशली एम्पावर होना कंपलसरी है एज पर क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। देन दे मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। अगर ये दोनों सिचुएशंस हैं तो ये जो मैजिस्ट्रेट्स हैं हमारे फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, दे कैन टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जुडिशियल माइंड लगाना, ये डिसाइड करना कि हमें केस को आगे प्रोसीड करना है, प्रोसीड अहेड विद द केस, ठीक है। इसको कहते हैं हम कॉग्निजेंस। सो ये कॉग्निजेंस कौन कौन ले सकता है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इफ ही इज एम्पावर्ड, ओके। 190 के 3 डिफरेंट क्लॉजेस हैं, ए बी एंड सी 191 के। लेट्स सी दोज आल्सो।
किस किस सिचुएशन में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, तो ये पूरा 190 यहाँ 156(3) के साथ में अप्लाई हो रहा है। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन है अपॉन पुलिस रिपोर्ट, थर्ड सिचुएशन है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और हिज ओन नॉलेज। ठीक है, इनमें से किसी भी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 2 190 क्लॉज 2 क्या कहता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस। तो ये जो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट है हमारा, इसको पावर कौन देगा? सीजेएम। अगर सीजीएम ने पावर दी है तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। ठीक है, सो ये जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस में 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास कर सकते हैं। यही चीज आपको 156 में प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए है और ये ऑर्डर कोर्ट पास कर रहा है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इन द जजमेंट दैट वी हैव टू डिस्कस। पहली चीज क्या है, 156 का ऑर्डर क्या है? ये प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर है। दैट मीन्स जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है उससे पहले ये इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो सकता है अंडर 156 क्लॉज 3। क्यों होता है ये इससे पहले का? क्योंकि अभी तक ये पुलिस ऑफिसर के पास है मैटर, मैटर इज विद द पुलिस ऑफिसर, जब तक कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। ठीक है, सो इस बीच में अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3). या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया बट उसके अगेंस्ट फिर एक चैलेंज हो गया कि इसने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, या कोर्ट को भी लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, सो कोर्ट उसी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली कंडक्ट करने का भी ऑर्डर दे सकता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो ये जनरली क्या होता है, ये कॉग्निजेंस से पहले की स्टेज हो सकती है। और ये कौन कौन कर सकता है? ये वो वाले मैजिस्ट्रेट्स कर सकते हैं ऑर्डर जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, पर ये कॉग्निजेंस से पहले वो ऑर्डर करेंगे। मैजिस्ट्रेट इज सेम पर स्टेज अलग है। ठीक है, स्टेज इज डिफरेंट। कॉग्निजेंस की अलग स्टेज है और 156(3) की उससे पहले की स्टेज है। ओके, इसका एक एक्सेप्शन भी है इन अ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ 2019 दैट आल्सो वी विल कवर टुमारो, क्योंकि वो जजमेंट जो है आपका वो 173 को पढ़ने के बाद समझ आएगा आपको। ठीक है, सो अगेन at that point we will refer this clause 156(3) after we are done with section 173। ठीक है, तो अभी आप 156 के फर्दर जजमेंट्स को देखिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट इज अ 2007 जजमेंट, 2 जजेस बेंच का डिसीजन है ये। कोर्ट ने यहाँ कहा था कि ऑर्डर ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैन बी पास्ड अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 156(3) में पास हो सकता है, सो यू विल राइट अ यस। ठीक है, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विच सेज सो। और इसकी रीजनिंग ये है कि जब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है किसी केस में एज पर 156(3), तो उसी इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ऑफिसर प्रॉपरली कंडक्ट करें, ये भी ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन द लॉ। वो कुछ अलग ऑर्डर नहीं कर रहा, वो बस इतना कर रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो प्रॉपरली कंडक्ट हो, एक टाइप का इंटरवेंशन है ये कोर्ट का, सो दैट द पुलिस ऑफिसर्स आर मोर कॉशियस। ठीक है, उसके बाद ये जजमेंट आया आपका 2009 में, इट इज ऑन अ डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, द नेम इज धर्मेश भाई वासुदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी पास्ड अंडर 156(3). अब यहाँ पर आप ये डिफरेंस समझिए कि विड्रॉल का ऑर्डर और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, ये दोनों अलग चीजें हैं।
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, उसी को प्रॉपरली कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया गया है। दूसरी तरफ विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको स्टॉप करने का ऑर्डर कोर्ट दे रहा है, कह रहा है कि मना कर रहा है कि नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन को विड्रॉ कर दो। पुलिस ऑफिसर से कोर्ट ऐसा कह रहा है अंडर 156(3). सो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस ऑफिसर। प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर का डोमेन है, उसमें ओवर इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। कोर्ट पुलिस ऑफिसर को नहीं बोल सकता कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन को वापस लो। कोर्ट के पास क्या तरीका है? अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है उसके अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, इसमें कोई सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, या जो स्टोरी बताई जा रही है ये एक रिलायबल स्टोरी नहीं है जिसमें इस केस को प्रोसीड किया जाए, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? ही कैन, सॉरी, जज या कोर्ट, कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट कैन रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। ये एक सिंपल ऑप्शन है कोर्ट के पास में, ठीक है, तो उसे ये करने की जरूरत ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन को विड्रॉ करने की। अगर उसे लगता है कि केस नहीं बनता तो वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकता है और अल्टीमेटली केस जो है हमारा वो एंड हो जाएगा, नो केस अगेंस्ट एक्यूज, ठीक है। सो ये है सिचुएशन, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का डोमेन है इन्वेस्टिगेशन करना, इसलिए ये जो अपोजिट ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर और विड्रॉ करने का उस इन्वेस्टिगेशन को, विड्रॉ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों ऑर्डर्स अपोजिट हैं। इसलिए अगर मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास कर सकता है तो वो ये नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 156(3), ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा होता है रियल सिनेरियो में, क्वैशिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो कौन करता है? वो मैजिस्ट्रेट नहीं करता, वो करता है हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट करता है अंडर सेक्शन 482 अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है इन दैट केस। सो मैजिस्ट्रेट तो कर ही नहीं सकता, ओके। सो दिस वाज हेल्ड इन धर्मेश भाई वसुदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 156। नाउ आफ्टर दिस लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 157। सेक्शन नंबर 157, सेक्शन 157 क्या कहता है? लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ दैट। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिवर्ट टू यू, ओके। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोसीजर क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। कॉग्निजेबल केस में डायरेक्टली कर सकता है पुलिस ऑफिसर, नॉन कॉग्निजेबल में पहले उसे ऑर्डर ऑब्टेन करना पड़ेगा कोर्ट से, तब वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब एक बारी ऑर्डर मिल गया या फिर कॉग्निजेबल केस है, उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो होगा, प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, वो आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 150। इट सेज इफ, पहले हम देखते हैं क्लॉज नंबर 1 इन सेक्शन नंबर 157। इट सेज इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है पुलिस ऑफिसर के पास में, उसके बाद क्या होगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जो ऑफिसर है पुलिस स्टेशन का, ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, वो क्या करेगा, हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज एम्पावर्ड अंडर 156 टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। रीजन टू सस्पेक्ट, अगर उसे लगता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि इसमें एक कोई केस बनता है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate, वो forthwith एक रिपोर्ट भेजेगा मैजिस्ट्रेट को, forthwith भेजेगा। इसका क्या मतलब है? forthwith का मतलब होता है immediately। अब इस पूरे सेंटेंस का आप मतलब समझिए कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, इंफॉर्मेशन आई पुलिस ऑफिसर के पास में कि कोई क्राइम कमिट हुआ है और उसे लगता है कि
सस्पेक्ट वो करता है कि कोई कुछ हुआ है, ऐसा रीजन टू सस्पेक्ट है उसके पास में, तो वो इस इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट को भेजेगा मैजिस्ट्रेट के पास में। वो मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेने की पावर रखता है उस केस में। इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है सिर्फ। इस इंफॉर्मेशन के साथ में वो अपना रीजन कि उसे क्यों लगता है, ठीक है, वो भेजेगा मैजिस्ट्रेट को, और उसको हम बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट, यानी क्या अकर हुआ उसकी रिपोर्ट, ठीक है। और वो इस अकरेंस रिपोर्ट में ये भी लिखेगा कि क्या वो एक्शन ले रहा है इस केस में या वो नहीं ले रहा, वेदर ही इज टेकिंग एक्शन और नॉट, ये भी वो उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड शेल प्रोसीड इन पर्सन, ये रिपोर्ट वो भेज देगा, उसके बाद में वो इन पर्सन जाएगा, खुद जाएगा, फिजिकली जाएगा, कहाँ जाएगा, या फिर वो किसी सबॉर्डिनेट को डिप्यूट करेगा, नॉट बिलो द रैंक एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो ऑथराइज पर्सन है उसका सबॉर्डिनेट, उसको वो डिप्यूट कर सकता है, कहाँ जाने के लिए, ऑन द स्पॉट। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ कि ऑन द स्पॉट या तो वो खुद जाएगा या किसी सबॉर्डिनेट को भेजेगा, किस चीज के लिए, टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट्स, फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट उसने भेजी है ये फैक्ट्स कलेक्शन से पहले की ही रिपोर्ट है, तो इसमें वो सिर्फ इतना मेंशन करेगा क्या इंफॉर्मेशन उसने रिसीव की है और उसका ओपिनियन क्या है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग कोई रीजन है इस केस में प्रोसीड करने का, एंड इज ही टेकिंग इट फॉरवर्ड और नॉट, ठीक है। अब क्या है कि वो ऑन द स्पॉट गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट, इसके लिए भी वो प्रिपेयर होके जाएगा कि वो डिस्कवरी भी कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है एक्यूज्ड को, ऑन द स्पॉट जाएगा। प्रोवाइडेड, अब उसके बाद में एक हमारे पास प्रोवाइजो है, ये सब वो कब कर सकता है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं विच आर गिवन इन द प्रोवाइजो क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो। देखिए सीआरपीसी में जो लैंग्वेज है प्रोविजंस की वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसके अलावा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, ओके। सो प्रोवाइजो में क्या गिवन है, प्रोवाइजो का क्लॉज ए बोलता है व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, यानी एक्यूज जो है उसका नेम मेंशन है इंफॉर्मेशन में, एंड द केस इज नॉट सीरियस, ठीक है, नॉट सो सीरियस नेचर का केस है, ऑफिसर नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट एन ऑफिसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो इन पर्सन जाए उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी को स्पॉट पर भेजे। दूसरी सिचुएशन क्या है, if it appears that there is no sufficient ground for entering in an investigation, he shall not investigate the case. अगर उसे लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, नो सफिशिएंट ग्राउंड, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ओके, दैट इज हिज डिसीजन कि उसे करना है या नहीं करना। अगर नहीं है ग्राउंड तो ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट। अब इसके बाद में उसकी ड्यूटी यहीं खत्म नहीं होती, इन दोनों सिचुएशन उसको और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेक्स्ट प्रोवाइजो में गिवन है। इन रिलेशन टू ऑफेंस ऑफ रेप, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम। अगर जो ऑफेंस है हमारा वो रेप का है तो विक्टिम का स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं होगा, कोर्ट नहीं बुलाएगा विक्टिम को पुलिस स्टेशन में, बल्कि कोर्ट सॉरी पुलिस ऑफिसर नहीं बुलाएगा विक्टिम को पुलिस स्टेशन में, बल्कि पुलिस ऑफिसर खुद जाएगा विक्टिम के रेजिडेंस पर या कोई और प्लेस जहां विक्टिम कंफर्टेबल है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, एंड एज फार एज पॉसिबल बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो ये एक सेफ गार्ड है कि जितना हो सकता है एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स गार्जियन रिलेटिव और सोशल वर्कर, किसी ना किसी के प्रेजेंस में वो होगा, ठीक है। सो ये तो हुआ एक पर्टिकुलर सिनेरियो। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 2 पर। क्लॉज 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्लॉज 2 में एक ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर पर, ठीक है, जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस। इट सेज इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड इन ए एंड बी ऑफ प्रोवाइजो, ये जो दोनों केसेस हमने डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड है हमारा क्लॉज 2। द
Officer in charge shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirements of that subsection. अगर वो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर रहा, या तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, ये डिसीजन उसने लिया है, या फिर वो स्पॉट पर नहीं जा रहा, नॉट प्रोसीडिंग ऑन स्पॉट, तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा इस बात को, ठीक है। And in case mentioned in clause number B, the officer shall also forthwith notify to the informant. पहली चीज तो वो इन दोनों चीजों से रिलेटेड डिसीजन अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा जो वो मैजिस्ट्रेट को सेंड कर रहा है, ठीक है, मेंशन इन रिपोर्ट। प्लस वो इंफॉर्मेंट को भी इंफॉर्म करेगा, इन्फॉर्म द इंफॉर्मेंट। क्या इंफॉर्म करेगा? दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और कॉज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो इसे बताएगा कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा या अपने सबॉर्डिनेट से भी इन्वेस्टिगेट नहीं करवा रहा, ठीक है। ये एक नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए एक पर्सन ने कोई कंप्लेंट फाइल करी है, उसका कोई ग्रीवेंस है पर्सन ए का, उसने कोर्ट सॉरी पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कोई अपनी ग्रीवेंस शेयर किया है एंड ही वांट्स एक्शन टू बी टेकन। वो ये चाहता है कि अपोजिट पर्सन जो है बी, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, बट पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंग कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, और इस वजह से वो केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने का डिसीजन लेता है। तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेंट को बताए कि हम केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेंट है ये इसके पास जो और रेमेडीज अवेलेबल हैं ये इनको सीक कर सके। एक रेमेडी क्या हो सकती है? अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने से मना करता है, तो ये सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जा सकता है। ओके, लेट मी कम टू दैट ऑल्सो। ये आपको गिवन है 154 क्लॉज 3 में, इस टाइप की सिचुएशन, एक बार अगर इंफॉर्मेंट को पता चल गया कि उसका केस इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा, पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया है, तब क्या होगा? 154 clause 3, it says any person aggrieved by a refusal on the part of police officer to record the information। यहाँ पर तो ये एफआईआर रिकॉर्ड होने से मना किया गया है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेट करने से भी मना करता है तो वो क्या कर सकता है? वो एसपी को लिख सकता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख सकता है, इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, ठीक है। और फिर वो डिसाइड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर केस को आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं, इन्वेस्टिगेट करना है या नहीं। इसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ही कैन ऑल्सो गो टू हाई कोर्ट, ठीक है। तो मैटर जो सुपीरियर अथॉरिटीज हैं उनके पास वो लेके जा सकता है अगर उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया गया है। जो उसके पास अदर रेमेडीज हैं वो उन्हें सीख कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये गिवन है कि उसकी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि वो इन्फॉर्मेंट को नोटिफाई करे अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है उस केस में, ओके। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 157। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस, राइट? अभी तक आपको क्लियर हो गया है सब कुछ? सो इन रफ्तार सीरीज वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस। ये जो रफ्तार सीरीज है इसमें हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो सिलेबस का पार्ट है। सो इफ यू लाइक दिस सेशन यू कैन फॉलो आवर चैनल and you can stay updated with these classes, okay? For conceptual clarity it is important that you revise your topics of law, okay? So hope to see you in the next class. Goodbye, take care guys, thank you.